हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाठक श्री के यूट्यूब चैनल में। आज हम सीडीपी के समायोजन टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। समायोजन शब्द को सामंजस्य, व्यवस्थापन तथा अनुकूलन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, शब्द सामंजस्य मतलब मिलकर रहना, व्यवस्थापन और अनुकूल। उसी तरह आगे बढ़ते हैं। जब कोई बालक अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता तो धीरे धीरे वह आने वाली स्थिति में उसे समझौता कर लेता है। यह समझौते की प्रक्रिया ही मनोवैज्ञानिक भाषा में समायोजन कहलाती है। मतलब जो भी परिस्थिति हैं उनके पास, उससे समझौता करना। बालक के पास जो भी परिस्थितियाँ हैं, जैसे पेन नहीं चल रहा है और पास में अगर पेंसिल है तो उसी पेंसिल से ही लिखना शुरू कर देना, यही समायोजन है। अब वह ये नहीं देखेगा कि जब पेन आएगा तभी लिखेंगे, वह पेंसिल से भी लिख सकता है और अपने लक्ष्य पर चल पाएगा। समायोजन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर 1 सम और दूसरा है आयोजन। जिसमें सम का अर्थ है समान रूप से और आयोजन का अर्थ है अच्छी व्यवस्था करना। देखो, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो सम और प्लस आयोजन। तो सम और आयोजन मतलब समायोजन। सम का अर्थ है समान रूप से और आयोजन का अर्थ है अच्छी व्यवस्था करना, अर्थात अच्छी तरह से परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया। मतलब जो भी बालक है उसे उन परिस्थितियों से समझौता कर लेता है, उनके अनुकूल चलने लगता है, तो यह क्या होता है, यह इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समायोजन। आगे बढ़ते हैं। इनकी कुछ परिभाषाएं दी हैं मनोवैज्ञानिकों ने, जिसमें सबसे पहले हैं गेट्स हैं। समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण के मध्य संतुलित संबंध रखने के अन्य व्यवहार में परिवर्तन करता है। मतलब समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है और यह रुकती नहीं है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, चाहे वह पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका एम रहेगा ही। और जब एम रहेगा तो उसे किसी न किसी रूप में समायोजन करना पड़ेगा, चाहे वह वातावरण से हो, चाहे वह सामाजिक हो, कुछ भी हो, लेकिन उसे समायोजन करना पड़ेगा। दूसरे हैं एडलर। समायोजन श्रेष्ठता प्राप्ति का आधार है। यदि आप समायोजन नहीं कर पाते हैं तो श्रेष्ठता प्राप्ति में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, इसलिए समायोजन करना चाहिए और जो परिस्थिति हैं उनसे समझौता करो। जब जैसी परिस्थिति आ जाए उस हिसाब से कार्य करना भी चाहिए। अब समायोजित व्यक्ति के लक्षण, जो व्यक्ति समायोजित होते हैं उनमें जो लक्षण होते हैं उन पर बात करते हैं। सबसे पहला है, वह पूर्णतः संतुलित होते हैं, वह घबराते नहीं, वह अडिग रहते हैं। दूसरी है, समस्या का समाधान कर लेते हैं। कोई भी समस्या हो उससे छोड़ते नहीं, खुद को उस समस्या के अनुकूल बना के या समायोजित करके उस समस्या का समाधान कर लेते हैं। आगे है, सदैव परिस्थिति का ज्ञान रखते हैं। जो भी परिस्थिति हो उसको वो बखूबी तरीके से जानते हैं। आगे है, महत्वाकांक्षी एवं सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले होते हैं। जो महत्वाकांक्षी है, मतलब जो यदि व्यक्ति समायोजित है तो वह सकारात्मक दृष्टिकोण रखेगा और महत्वाकांक्षी भी होगा, आशावादी भी होगा। आगे है, संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं, साहसी होते हैं, परिस्थितियों के अनुकूल आचरण करते हैं। जैसी परिस्थिति होगी वैसे ही वो आचरण करेंगे। नेक्स्ट है, स्वयं के गुण और कमियों की समझ होती है। जो स्वयं के गुण, उनके गुण होते हैं और उनमें जो कमियां होती हैं उनका उन्हें बखूबी पता होता है। आगे है, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी से प्रायः लाभान्वित होते हैं। जो एनवायरनमेंट होता है और पारिस्थितिकी इकोसिस्टम होता है उनसे वो लाभान्वित रहते हैं। सदा संतुष्ट तथा सुखी रहने वाले होते हैं। ये थे लक्षण समायोजित व्यक्तियों के।
आगे है समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक। एक व्यक्ति के समायोजन पर जन्मजात कारक, शारीरिक कारक, आनुवंशिक कारक, वातावरण कारक, मानसिक कारक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। यदि एक व्यक्ति वातावरण के प्रति समायोजन कर लेता है तो उसे तनाव, दबाव, अंतर्द्वंद नहीं होता और इन सब के अभाव के कारण व्यक्ति चिंतित नहीं रहता एवं उसका मानसिक स्वास्थ्य संतुलित रहता है। बहुत ही काम की चीज़ है समायोजन करना। यदि व्यक्ति समायोजित होता है तो देखिए उसे तनाव, दबाव, अंतर्द्वंद और इन सब के अभाव के कारण व्यक्ति चिंतित नहीं रहता। कैसे नहीं रहता? चिंतित। एवं उसका मानसिक स्वास्थ्य कैसा होता है? संतुलित, बैलेंसिंग रहती है उसमें। आगे है समायोजन की विधियाँ। समायोजन की बहुत सी विधियाँ हैं लेकिन इन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया है। परिस्थिति के साथ समायोजन करने पर आने वाली असफलताओं तथा कमजोरियों से उत्पन्न होने वाली चिंता तथा निराशा से बचने के लिए जिन रक्षात्मक साधनों मतलब जिन विधियों तथा उपायों का प्रयोग किया जाता है, मनोविज्ञान की शब्दावली में उन रक्षात्मक युक्तियों या मनोरचनाओं या समायोजन की विधियों के नाम से जाना जाता है। तो हम इन्हें मनोविज्ञान की भाषा में रक्षात्मक युक्ति कहेंगे या समायोजन विधि भी कह सकते हैं। अब ये दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 है डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष उपाय भी है, जिनमें व्यक्ति चेतना अवस्था अपनी तनाव को कम करने के लिए कुछ प्रयत्न करता है। कुछ प्रयत्न उपाय निम्नलिखित हैं। सबसे पहला उपाय है बाधाओं को दूर करना। बाधाओं को दूर कैसे करता है? व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति में कई रुकावटें आती हैं, मतलब जो उसकी आवश्यकता होती हैं उनमें कई रुकावटें आती हैं। वह चेतन रूप से दूर करने अर्थात नष्ट करने का प्रयास करता है। किनको? उन समस्या, उन रुकावटों को। इस प्रकार बाधाओं को दूर करने से वह सफल हो जाता है तथा मानसिक तनाव दूर हो जाता है और वह व्यक्ति समायोजित हो जाता है। दूसरा है अन्य मार्ग खोजना। जब व्यक्ति कोई लक्ष्य में सफल नहीं होता है तो और रुकावटें भी आती हैं तो उनसे हटकर कोई अन्य मार्ग खोजता है। जैसे जब व्यक्ति अपने लक्ष्य की पूर्ति में आई हुई बाधा को दूर नहीं कर पाता तो वह दूसरा रास्ता निकालता है और अपने लक्ष्य को पूरा कर लेता है। इस प्रकार भी तनाव कम हो सकता है। तो वह अपने मानसिक तनाव को दूर हो जाता है, मतलब कर लेता है दूसरा रास्ता। आगे है जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को किसी भी तरह से पूरा नहीं कर पाता अर्थात लक्ष्य प्राप्ति में असमर्थ होता है तो वह उसी लक्ष्य से मिलता जुलता दूसरा लक्ष्य अपनाता है जो आसानी से पूरा हो सके। प्रतिस्थापित लक्ष्य द्वारा पूर्ति कर मानसिक तनाव को कुछ कम कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति चाहता है कि हमें सिविल सर्विसेज में जाना है लेकिन वह उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता, वह असफल रहता है, सफल नहीं हो पाता, तो इसके समकक्ष वह कुछ और जैसे टीचर अन्य वैकेंसी पर जा सकता है या जाना चाहता है या चला भी जाता है। तो इस प्रकार वह कुछ मानसिक तनाव जो होता है वो कम कर सकता है। आगे है विश्लेषण एवं निर्णय। जब व्यक्ति के सामने एक से अधिक इच्छा या लक्ष्य होता है तो वह मानसिक तनाव में आ जाता है और यह निर्णय नहीं कर पाता किस लक्ष्य को छोड़ दें और किस लक्ष्य को प्राप्त करें। वह काफी मानसिक जब व्यक्ति के सामने एक से अधिक लक्ष्य आ जाते हैं तो वह उसके अंदर एक भाव आता है कि किस लक्ष्य को छोड़ दें और किस लक्ष्य को प्राप्त करें। इस प्रकार वह काफी मानसिक प्रक्रिया द्वारा एक मध्य का रास्ता अपनाना चाहता है जिससे कि दोनों लक्ष्य प्राप्त हो जाएं। वह
हर पहलू को भलीभांति विश्लेषण कर और उचित प्रकार से सोच समझ कर एक निर्णय लेता है। ऐसा करते समय वह अपने पूर्व अनुभवों की सहायता लेता है। इस प्रकार भी कुछ तनाव कम करता है। आगे अगली है अप्रत्यक्ष विधि। तनाव को कम करने के लिए कुछ अप्रत्यक्ष उपाय भी हैं जिन्हें व्यक्ति अचेतन मन से अपनाता है। देखते हैं। सबसे पहला है आत्मीकरण। इस युक्ति में प्रायः व्यक्ति को समयोजित की स्थिति या परिस्थिति में किसी महान आध्यात्मिक गुरु, आदर्श पुरुष, महान पुरुष या राजनीतिक गुरु, धार्मिक पुरुष आदि का अनुगमन करता तथा आत्मीकरण करता है। वे उनके द्वारा बताए गए प्रतिपादित किए गए मार्गों का अनुसरण करता तथा सदैव समयोजन स्थापित करने का प्रयास करता है। किशोरावस्था में इस युक्ति का सर्वाधिक प्रयोग देखा जाता है। तो आत्मीकरण वह है जिसमें कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को अपना आदर्श मानता है, वो उसी के आदर्श चिन्हों पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, उसी के आदर्श चिन्हों पर चलने लगता है। अगला है पलायन। इस विधि में प्राणी तनाव या असमयोजन की स्थिति में स्वयं को अधिकांश अलग या दूर करने का प्रयास करता है। इस विधि में व्यक्ति किसी स्थिति से दुखी होने पर उस स्थिति को छोड़कर वहां से दूसरी जगह चले जाते हैं। यही पलायन कहलाता है। जैसे व्यक्ति कहीं वार्तालाप या किसी से बात कर रहा है, लेकिन उसके विचार हैं जो उस व्यक्ति से मेल नहीं खा रहे हैं, तो उसका वहां से अन्यत्र चले जाना। और जैसे कोई झगड़ा हो रहा है किसी सास बहू का या कोई का भी, तो उस स्थान से एक व्यक्ति दूसरी जगह चला जाता है। यह क्या है? पलायन। आगे है कल्पना प्रवाह। इस विधि में प्राणी प्रायः कल्पना जगत में विचरण करता रहता है। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे हवाई महल बनाना भी कहते हैं। हकीकत में जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती, उनकी कल्पना के माध्यम से क्षणिक संतुष्टि या सुख प्राप्त कर लेना ही दिवा स्वप्न या कल्पना प्रवाह कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति को क्रिकेटर बनना था, लेकिन वह क्रिकेटर न बन सका, तो काल्पनिक दुनिया में ही क्रिकेट के सितारे बनकर चौके छक्के लगाकर वह बढ़िया आराम से बैठकर सोच रहा है, चौके छक्के लगा रहा है, दर्शकों की प्रशंसा लूट रहा है और मर्सिडीज में कार में घूमकर सलामी भी ले रहा है। तो यह क्या है? कल्पना प्रवाह। आगे है शोधन। जब व्यक्ति समाज द्वारा अमान्य प्रवृत्तियों को माननीय प्रवृत्तियों में परिवर्तित करते हुए समयोजन स्थापित करता है, अर्थात किसी व्यक्ति घटना विशेष की वजह से उसका वह असामाजिक या गलत कार्य असामाजिक या सही बन जाता है। इस युक्ति को शोधन अथवा मार्गांतरीकरण कहते हैं। यहाँ गलत टाइप हो गया, मार्गांतरीकरण। जैसे आपने सुना होगा, तुलसीदास जी थे। तुलसीदास जी की अपनी पत्नी रत्नावली के प्रति इतनी आसक्ति थी कि उनके पीछे पीछे अपने ससुराल पहुंच गए तथा जब पत्नी ने देखा कि ससुराल में आ गए, तो पत्नी ने फटकार लगाई और उस फटकार से वह इतने आक्रांत हुए कि उन्होंने औदातीकरण की युक्ति अपनाई तथा अपना पूरा ध्यान साहित्य के क्षेत्र में लगाकर महाकवि की उपाधि प्राप्त कर और प्रभु भक्ति में ध्यान लगाकर रामायण जैसी महान पुस्तक की रचना की, जिसे हम लोग ग्रंथ के रूप में देखते हैं। तो यह था शोधन। आगे है प्रतिस्थापन या विस्थापन विधि। प्रतिस्थापन। जब व्यक्ति उचित स्थान पर भावनाओं की अभिव्यक्ति करने में समर्थ होता है, तो वह किसी अन्य स्थान पर भावना अभिव्यक्त करते हुए समयोजन स्थापित करता है। अर्थात जब एक व्यक्ति अपनी भावनाओं का प्रदर्शन उस व्यक्ति पर नहीं कर पाता जिसके प्रति विभावना उत्पन्न हुई है, बल्कि अपने से कमजोर या निशक्त
निम्न स्तर के व्यक्ति पर करता है तो इस व्यक्ति को विस्थापन कहते हैं। जैसे शिक्षक द्वारा डांट पड़ने पर बालक का विद्यालय के बगीचे में जाकर पेड़ पौधों को तोड़ना या नुकसान पहुंचाना, मतलब अपने से निम्न स्तर पर कोई भी व्यक्ति हो उस पर अपनी गुस्सा निकालना। आगे है प्रक्षेपण करने की पद्धति। प्रक्षेपण का अर्थ है अपनी कमियों को दूसरों पर डालना, अतः इस पद्धति में व्यक्ति प्रायः दूसरों पर मंडित अपनी गलती होती है वो दूसरों पर मंडित करके समायोजन करते हैं, मतलब मन को संतुष्टि दिलाते हैं। जैसे एक कहावत आपने सुनी होगी, नाचना आवे आंगन टेढ़ा। आगे है प्रतिगमन स्थापित करना। जो वर्तमान स्थिति व्यक्ति को तनाव देती है उससे बचने के लिए अपनी पूर्व स्थिति की ओर लौट आना प्रतिगमन कहलाता है। प्रतिगमन का शाब्दिक अर्थ होता है भूतकाल में लौटना। जब एक व्यक्ति अपने निम्न स्तर से निम्न स्तर के कार्य को करता है तो इसे प्रतिगमन कहते हैं। जैसे एक वयस्क का किसी दुखद घटना होने पर या तनावपूर्ण स्थिति आने पर बच्चे की तरह फूट फूट कर रोना, या किसी लड़की का ससुराल से झगड़ा होने पर मायके में आकर माँ की गोद में शिशु की तरह लेट जाना, इसे प्रतिगमन के ही उदाहरण है। आगे है समझौतावादी उपाय। किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ने पर वास्तविक वस्तु अथवा परिस्थिति के स्थान पर किसी अन्य वस्तु या परिस्थिति से काम चलाना ही समझौतावादी उपाय है। जैसे कोई वस्तु नहीं है तो उससे समझौता कर लो। जैसे पेन नहीं चलने पर पेंसिल से ही काम चलाना। अब पेन नहीं चल रहा है तो चलो पेंसिल से ही लिख लेते हैं। यह क्या है? समझौतावादी उपाय। अब अगला है आक्रामक उपाय पद्धति। इस पद्धति में व्यक्ति आक्रामक रुख अथवा रवैया अपनाता है तथा संयोजन स्थापित करने का प्रयास करता है। जब एक व्यक्ति अपनी भावना या अपनी क्रोध का प्रदर्शन उस व्यक्ति पर करता है जिस पर उसे क्रोध आया तो वह आक्रामक कहलाती है। आक्रामक उपाय दो तरह से किए जाते हैं। अब ये तो निश्चित है कि जिस आक्रामक उसे कहते हैं जिस व्यक्ति पर क्रोध आया उसी पर आक्रमित हो जाना या उसी पर आक्रमण कर देना। तो यह क्या है? आक्रामक उपाय। आक्रामक उपाय दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष डायरेक्ट और दूसरा अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट। तो ये थी संयोजन जिससे